तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 नवंबर की, साथ ही में दिन है रविवार का। वही हिंदी तारीख है कृष्णा पंचमी और महीना चल रहा है माघशीर्ष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फिर आया भूकंप। एक हफ्ते में दूसरी बार कांपी धरती। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में बीते शनिवार रात 7:58 पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। जहाँ जहाँ पे भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए, वहाँ पे लोग घबरा कर अपने घरों और ऑफिसों से बाहर खुले जगह पे इकट्ठा हो गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई। एक और जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर से पहले शाम के लगभग 4:25 पर उत्तराखंड में भी भूकंप आया था। जानकारी के अनुसार यहाँ ऋषिकेश भूकंप का केंद्र रहा। इस वाले भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के अलावा फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, लखनऊ, बाराबंकी, श्रीवास्तवी कई जगहों पे महसूस किए गए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले बीते मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। अब भूकंप को लेकर देखें एक और बड़ी खबर, जो कि लोगों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। तो देखें अपनी स्क्रीन पर, भारत के कई राज्यों में कभी भी हिल सकती है धरती। आईआईटी कानपुर की रिसर्च में किया गया है बड़ा दावा। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, नेपाल में बीते शनिवार रात एक बार फिर से भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप का असर देखने को मिला। अब ताजा जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटकों को लेकर आईआईटी कानपुर की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयंकर भूकंप आ सकता है। साथ ही बताया गया है ये भूकंप 1505 और 1803 में भूकंप जैसा हो सकता है। आईआईटी कानपुर के जावेद मलिक ने बताया है कि वो और उनकी टीम लंबे समय से भूकंप को लेकर अध्ययन कर रही है। अध्ययन से पता चला है कि भारत के लिए भी एक तरह की चिंताजनक स्थिति बन रही है। कहा गया है, अगर लोग सोच रहे हैं कि भारत में नेपाल की तरह बड़े भूकंप नहीं आएंगे तो वो गलत है। मलिक की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस बार नेपाल में आए भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल है, जो भारत से बिल्कुल सटा हुआ है। यही कारण रहा है कि इस बार नेपाल के भूकंप का असर दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हिमालयन रेंज यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़ा भूकंप आ सकता है। जानकारी के मुताबिक इसकी तीव्रता 7.8 से लेकर 8.5 के बीच रह सकती है, जो कि एक बड़ा खतरा है। आईआईटी कानपुर के मलिक की तरफ से कहा गया है कि हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों अब ये जो आशंका जताई गई है, अगर ये सच में साबित हो जाती है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भयंकर तबाही तो आएगी ही, साथ ही इसका असर देश के कई और हिस्सों में देखने को मिलेगा। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर नेपाल में भूकंप आता है, तब भी भूकंप का असर काफी ज्यादा महसूस किया जाता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब अपने ही देश के राज्य में इतनी तीव्रता का भूकंप आएगा तो देश के और राज्यों का हाल क्या होगा। तो दोस्तों इसी की वजह से भूकंप से बचने के जो भी उपाय होते हैं, आपको उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए अगली खबर, हज यात्रा के खर्च में आ सकती है 1 लाख रुपए तक की कमी। अनावश्यक खर्चों में कटौती पर बनी है सहमति। जी, हज के मुकद्दस सफर पे जाने की ख्वाहिश रखने वाले जायरीनों को इस बार हज के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। ताजा जानकारी के मुताबिक असल में बीते शनिवार को हज कमेटी ऑफ इंडिया की बैठक में हज यात्रा पे होने वाले अनावश्यक खर्चों में कटौती करने पे सहमति बन गई है। यानी कि ऐसे खर्चों को काट दिया जाएगा जिससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। देखें अगली खबर, शाहरुख खान को मुंबई एयरपोर्ट पे कस्टम ने रोका। शारजाह से 18 लाख की घड़ियां लाए थे, 7 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। जी हाँ, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अभी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पे कस्टम ने रोक लिया। एयरपोर्ट पे तैनात एयर इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि AIU के सूत्रों ने बताया कि शाहरुख खान बीते शुक्रवार रात को शारजाह से लौटे थे। उनके पास महंगी घड़ियां उनके कवर थे, जिनकी कीमत 18 लाख रुपए थी। जानकारी के मुताबिक इन घड़ियों के लिए शाहरुख खान को 6,83,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ी। बताया गया एयरपोर्ट पे घंटे भर चली कार्रवाई के बाद शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी को जाने दिया गया, लेकिन शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि और टीम के बाकी सदस्यों को रोक लिया गया। देखिए अगली खबर, सामने आया पीके का पैंतरा। प्रशांत किशोर ने कहा, खुद नहीं लड़ूंगा चुनाव पर जनता को बेहतर विकल्प जरूर दूंगा। जी हाँ, राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बीते शनिवार को खुद चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार कर दिया है, लेकिन अपने गृह राज्य बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प बनाने का वादा जरूर दोहराया है। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जदयू के नेताओं को जम के लताड़ लगाई। दरअसल जदयू के नेताओं से पीके बातचीत के दौरान खासे खफा नजर आए। इसी दौरान जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया कि क्या वो खुद चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं या नहीं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी ऐसी कोई आशंका नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं लोगों को एक बेहतर विकल्प जरूर दूंगा।
देखिए अगली खबर, सवालों के घेरे में आए दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति। जी हां, देश भर में कोचिंग गुरु डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के विवादित वीडियो के क्लिप को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे एक ओर से लोग उन्हें हिंदू विरोधी बताकर भगवान श्री राम और देवी सीता के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। विवादित वीडियो क्लिप में दिव्य कीर्ति रामायण की चौपाइयों का संदर्भ देते हुए श्री राम के हवाले से सीता जी को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो क्लिप में शंभुक वध का हवाला देते हुए कथित तौर पर श्री राम पे जातिगत भेदभाव और दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। कुल मिलाकर आसान सी भाषा में कहें तो डॉक्टर विकास पर हिंदू धर्म के भगवान राम जी के अपमान करने का आरोप लगाया गया है। अब जब उनके वीडियो को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इसी कड़ी में उनकी तरफ से सफाई भी दी गई है। सफाई देते हुए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का कहना है कि उन्होंने खुद से कोई टिप्पणी नहीं की है। टिप्पणी वाल्मीकि के लिखित उत्तर रामायण के श्लोक को लेकर लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक में की गई है। इसी का उन्होंने अपने क्लास के दौरान रेफरेंस दिया था, यानी कि जिस समय डॉक्टर विकास कीर्ति लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब का हवाला दे रहे थे, उसी की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो गई। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के सपोर्ट में हैं या फिर विरोध में। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। देखिए अगली खबर, गेहूं के दाम है आसमान पर, व्यापारियों को होगा मुनाफा। हालांकि किसान की फसल आते ही घटेंगे दाम। जी हां, शेयर बाजार साल के उच्चतम स्तर पर चला गया है। रुपए में भी डॉलर के मुकाबले काफी सुधार हुआ है, लेकिन पीड़ा की बात यह है कि गेहूं के दाम भी उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं। साथ ही में परेशानी इसलिए भी है, इस देश ने कभी भी किसानों का भला नहीं सोचा। भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। बताया गया है, कह सकते हैं कि ऐसी मानसिकता ही विकसित नहीं हो पाई है, यानी कि किसानों का भला सोचने की। कहा गया है, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग जाए तो हमें कोई चिंता नहीं होती। दाम बढ़ने के बावजूद भी हम घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन गेहूं के दाम बढ़ते ही हमें दिक्कत होने लगती है। जबकि इस दाम के बढ़ने से किसानों का कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें तो इसका फायदा भी नहीं मिलता। आज जब गेहूं के भाव आसमान पर हैं, तब किसानों ने गेहूं को बोया है। अक्सर दिवाली के बाद ही देश में गेहूं बोया जाता है। 3 महीने में फसल आ जाएगी, तब तक गेहूं सस्ता हो जाएगा। बताया गया है, किसान तो वही 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से इसे बेच पाएंगे। हालांकि किसानों के लिए खाद, दवा और खेती से जुड़ी जो भी चीजें हैं, वो सभी चीजें महंगी हो गई हैं। हालांकि इसकी चिंता किसी को नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। आज का जो बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे कम कमाई कौन से काम में है, खेती बाड़ी में या किसी दूसरे काम में। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। देखिए अगली खबर, केदारनाथ धाम की यात्रा 11 किलोमीटर हो जाएगी कम, दूसरे रूट निर्माण की बनी है योजना। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी। जी हां, उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से एक और रास्ते की योजना पे काम तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अधिकारी केदारनाथ धाम मंदिर पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की योजना बना रहे हैं। बताया गया है, इससे समय की बचत होगी, साथ ही में रास्ते की दूरी लगभग 11 किलोमीटर कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में जल्दी ये रास्ता तैयार हो जाएगा। देखिए अगली खबर, चंद घंटे में ही हालत बिगाड़ रहा है डेंगू, कई मरीज पहुंचे वेंटिलेटर पर। यूपी के 2 शहरों का हाल है बेहाल। जी हां, यूपी के कई जिलों में डेंगू का कहर थम नहीं रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कुछ ही घंटों में मरीजों की हालत खराब हो जा रही है। मरीजों को वेंटिलेटर पे पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मरीजों के भर्ती होने का ग्राफ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बताया गया है, कानपुर और मुरादाबाद में हालात बेहद ही खराब हैं। मुरादाबाद में तो डेंगू के बढ़ते कहर ने एक बार फिर से कोरोना काल की उस विभीषिका को ताजा कर दिया है, जिस समय लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। अब डेंगू संक्रमण के चलते गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पे रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय जरा मच्छरों से बच के रहिए। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी बोले, रोज 2 से 3 किलो गाली खाता हूँ। तेलंगाना में कहा, मेरा शरीर गालियों को पोषण में बदल देता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को तेलंगाना में कहा कि उन्हें रोजाना 2 से 3 किलो गाली मिलती है। असल में उन्होंने ये बात बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। पीएम मोदी ने कहा, लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आप थकते नहीं क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ कि भगवान ने मेरे शरीर में कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसके जरिए गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन बन जाती हैं। जाहिर बात है, पीएम मोदी का ये तंज उन लोगों के लिए था जो पीएम मोदी को गाली देते हैं या उनको भला बुरा कहते हैं। देखिए अगली खबर, अक्षय कुमार ने कनाडाई नागरिकता पे दिया जवाब। कहा, विदेशी पासपोर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी भारतीयता किसी से कम है। साथ ही कहा, मुझे जल्द मिल जाएगा इंडियन पासपोर्ट। जी, अक्षय कुमार को उनके कनाडाई नागरिकता के लिए बार बार ट्रोल किया जाता है। अब हाल ही में एक मीडिया कॉन्क्लेव में
उन्होंने कहा है कि कनाडाई पासपोर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि वो कहीं से भी और किसी से भी कम इंडियन है। दोस्तों आपको बता दें, कनाडा का पासपोर्ट मिलने के 9 साल के बाद भी अक्षय कुमार इंडिया में रह रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, अक्षय कुमार ने 3 साल पहले अपने फैंस से वादा किया था कि वो जल्दी इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब अक्षय कुमार ने इस बात पे अपडेट देते हुए कहा है कि उनका इंडियन पासपोर्ट जल्दी उन्हें मिल जाएगा। देखिए अगली खबर। एक छात्र को सीनियर्स ने पीटा, जबरन अल्लाहू अकबर बुलवाया, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने पर की पिटाई। जी हां, तेलंगाना में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर छात्र की उसके सीनियर्स ने पिटाई कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों से जय माता दी और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए गए। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पीड़ित यानी कि मार खाने वाले छात्र ने 15 से 20 छात्रों के खिलाफ शारीरिक और यौन शोषण का आरोप लगाकर FIR दर्ज कराई है। हालांकि दोस्तों, धर्म के नाम पे इस तरह की हरकत करना ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में बीते जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 मुस्लिम फकीरों से अभद्रता की गई थी। उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए इन 3 फकीरों को आतंकवादी तक कहा गया था। देखिए अगली खबर। ट्विटर ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पे लगाई रोक। तेजी से बढ़ते फेक अकाउंट के कारण $8 वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस को बंद करना पड़ा। जी हां, ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस को फिलहाल बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर ने अपनी $8 में दी जाने वाली ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन पे रोक लगा दी है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ट्विटर ने अपने iOS यूजर्स के लिए इस सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन मैशेबल के रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के iOS ऐप के साइड बार में ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने का जो ऑप्शन उपलब्ध था अब वो हट गया है। असल में अभी हाल ही में इससे जुड़ा एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने $8 देकर एक कंपनी से मिलता जुलता अकाउंट वेरीफाइड करवा लिया, यानी कि उसके नाम के पीछे ब्लू टिक आ गया। अब वो नाम कंपनी से मिलता जुलता था। अकाउंट को ब्लू टिक मिलने के बाद उस व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया कि कंपनी के सभी सामान फ्री में मिलेंगे। अब जो ट्विटर अकाउंट का नाम था वो कंपनी से बिल्कुल मिलता जुलता था और नाम के साइड में ब्लू टिक का आइकन भी नजर आ रहा था। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को लगा कि ये ट्वीट कंपनी ने किया है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। तो इसी तरह के फेक अकाउंट के चलते ट्विटर ने ब्लू टिक के सब्सक्रिप्शन सर्विस पे रोक लगा दी है। देखिए अगली खबर। मेट्रो की तरह बस और ट्रक चलाने का है आइडिया। जर्मनी और स्वीडन में 3 साल से चल रही है। भारत में अगले साल तक होगा इस पर काम। जी हां, दिल्ली मेट्रो हो या कोलकाता की ट्रोम, इन दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है इन दोनों के काम करने या चलने का तरीका। आपको बता दें, भारत में चलने वाले ये 2 अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवरहेड वायर से चलते हैं, यानी कि ट्रेन के ऊपर से वायर जा रही होती है। जैसा कि शायद आप जानते होंगे, देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय वायु प्रदूषण की चपेट में है। इसके पीछे मौसम, पराली जलाने और गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी है। अभी हाल ही में इसे रोकने के लिए दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों की एंट्री पे भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि दोस्तों, जर्मनी के मॉडल पे काम करे तो इस भयंकर प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सकता है। असल में जर्मनी में बड़ी गाड़ियां जैसे कि बस और ट्रक उसी मॉडल पे चल रहे हैं जैसे भारत में मेट्रो चलती है, यानी कि बिजली के जरिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बड़े बड़े वाहनों से कोई प्रदूषण नहीं फैलता। ऐसे में सोचिए, अगर हमारे देश की सड़कों पर ट्रक और बस जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी बिजली के जरिए चलने लगे तो पोल्यूशन कितना ज्यादा कम हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी जो सूचना आई है उसमें बताया गया है कि अगले साल तक अपने देश में भी इस पर काम हो सकता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो ट्रक और बस को बिजली से चलाने के लिए, यानी कि मेट्रो की तरह चलाने के लिए ओवरहेड वायर लगाने होंगे। इसके अलावा भी कई और कामों को अंजाम देना होगा। साथ ही में जो ट्रक या बस बिजली के जरिए चलेंगे उनकी छत पर भी इस तरह की सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए जिसके जरिए वो ओवरहेड वायर से कनेक्ट हो सके। देखिए अगली खबर। गौतम अडानी जल्द बनेंगे NDTV के मालिक। अडानी ग्रुप ने ओपन ऑफर के लिए नई डेट की है अनाउंसमेंट। जी, अडानी ग्रुप ने मीडिया फर्म NDTV में 26% यानी कि 1,67,00,000 शेयर एडिशनल पब्लिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए प्रस्तावित ओपन ऑफर की नई डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। फाइलिंग के अनुसार अडानी ग्रुप का ओपन ऑफर अब 22 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 5 दिसंबर को बंद होगा। देखिए अगली खबर। अक्टूबर के महीने में महंगाई दर 7% से नीचे रह सकती है। RBI गवर्नर का है यह अनुमान। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अक्टूबर के महीने में महंगाई दर 7% से नीचे रह सकती है, यानी कि जो महीना बीता है उसमें। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों महंगाई की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बीच मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल लचीले बने हुए हैं। देखिए अगली खबर। बिपाशा बसु बनी मां। शादी के 6 साल के बाद दिया बेटी को जन्म। बेटी का नाम रखा है देवी। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु मां बन गई है। एक्ट्रेस ने बीते 12 नवंबर को लिटिल प्रिंसेस को जन्म दिया है, यानी कि बेटी
अभिनेत्री को आपको बता दें करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु लंबे समय से इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक बेटी का नाम देवी रखा गया है। देखें अगली खबर। शाहरुख खान को मिला सिनेमा का ग्लोबल आइकन अवार्ड, यूएई में किया गया सम्मानित। सेरेमनी के दौरान हुए इमोशनल। जी अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को यूएई में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किंग खान को यह अवार्ड सिनेमा में उनके योगदान और ग्लोबल आइकन के तौर पे दिया गया। दरअसल अभी हाल ही में 11 नवंबर को शाहरुख खान ने यूएई के एक्सपो सेंटर में शिरकत की थी, जहां उन्हें शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2022 के 41वें एडिशन में भाग लेने पर ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चर नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए अगली खबर। स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल होगी नीलाम, 64 लाख रुपए से ज्यादा है मिलने की उम्मीद। 13 नवंबर तक चलेगा ऑक्शन। जी हाँ, टेक दिग्गज कंपनी एप्पल के चेयरमैन और सीईओ और को फाउंडर स्टीव जॉब्स की 42 साल पुरानी सैंडल की जोड़ी को नीलाम किया जा रहा है। सैंडल की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बताया जा रहा है इस सैंडल की नीलामी में कीमत 64 लाख रुपए के करीब हो सकती है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें स्टीव जॉब्स वही हैं जिन्होंने एप्पल कंपनी को बनाया है। देखें अगली खबर। तमिलनाडु में जारी हुआ भारी बारिश का रेड अलर्ट, 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। जी हाँ, देश में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में बारिश ने हाल बुरा कर रखा है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में तमिलनाडु के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि भारी से भी भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी के चलते चेन्नई समेत 26 जिलों में अगले 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब दोस्तों ये तो बात रही तमिलनाडु की, लेकिन आज 13 नवंबर को देश के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए देखें अगली खबर में। आज 13 नवंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 13 नवंबर को रायलसीमा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार के दक्षिणी द्वीपों में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी दक्षिण तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज 13 नवंबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।